वेलकम बैक। आज केतु के बारे में बात करते हैं। केतु इन ऑल 12 हाउसेस। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड केतु किसी भी घर में, आपको ये समझना होगा कि केतु खुद क्या करता है, क्या आपको देना चाहता है, क्या वो आपके जीवन में करने आया है। राहु केतु रेट्रोग्रेड रहते हैं हमेशा। ये एक्सट्रीम प्लैनेट्स हैं, इन पे किसी का भी ज़्यादा बस नहीं रहता। ऑल्सो राहु आपका फ्यूचर है, जो भी आपके फ्यूचर कर्म है, जो भी आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, आपके फ्यूचर गेन्स, क्योंकि ये 11th हाउस का भी को लॉर्ड है। और जब राहु आपका गेन्स है, केतु आपका डेड भी है, केतु आपका पास्ट लाइफ है। केतु एक वो बिजनेसमैन है जिसके पास आपके हर कर्म की रजिस्टर है, चाहे वो आपके पिछले जन्म के हो, उससे पिछले जन्म के हो। चाहे आप देखेंगे कि आप कितने भी जन्मों का अगर आपको कच्चा चिट्ठा आपको चाहिए आपके लाइफ का, वो आपको केतु से मिल जाएगा। इसलिए केतु आपके पास्ट को संभाले रखता है अपने पास। जितना भी आपके पास्ट का डेटा है वो केतु के पास है, एंड आपका फ्यूचर जो भी आने वाला गेन्स है वो राहु है। अब केतु यहाँ पर 8th हाउस का को लॉर्ड बनता है। एंड 8th हाउस और केतु, मैंने जैसा कि अपने इंस्टाग्राम में भी बता रखा है बहुत बार कि ये कैंची का कारक है। जहाँ भी जाएगा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लैनेट है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक प्लैनेट है, एंड बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि अलग रहने वाला प्लैनेट है। अलग से इसकी एनर्जी है। आपको ये नहीं देखने को मिलेगा दैट सबके साथ अचानक से घुल मिल जाए। इंट्यूशन का कारक है, के साधना का कारक है, सडन चीज़ों का कारक है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका केतु अच्छा है या नहीं। बहुत लोगों के घर में इलेक्ट्रिक वायर्स बार बार शॉर्ट होते रहते हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बार बार बर्बाद होते रहते हैं। बार बार चीज़ें बिगड़ना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ये सीधा इंडिकेट करता है डैट आपके चार्ट में केतु ढंग से काम नहीं कर रहा है और केतु मेलेफिक हो चुका है। क्योंकि अच्छे केतु वालों के पास इलेक्ट्रिक चीज़ें हमेशा टिकती हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी हो। इलेक्ट्रिक चीज़ों से केतु का कनेक्शन है। तो केतु जहाँ बैठता है वो कैंची का कारक है, काटता है। जिस भी प्लैनेट के साथ रहेगा या फिर जिस भी हाउस के लॉर्ड के साथ वो रहेगा, उस हाउस के कारक तत्वों को वो काटने की कोशिश करेगा। सैटर्न के साथ है, आपके कर्म को काटेगा, आपके प्रोफेशन को काटेगा। मून के साथ है, आपको अपनी मदर से डिटैच करेगा। मार्स के साथ है तो ये एक पिशाच योग बन जाता है। यहाँ पर एक्सट्रीम इश्यूज, यहाँ पर एक्सट्रीम जो आपके स्ट्रगल्स हैं फ्रॉम पास्ट लाइफ एंड इन दिस लाइफ भी, इनिशियल स्टेज में ये मार्स केतु वाले लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। यही अगर ये वीनस के साथ हो तो ये प्यार के लिए तो अच्छा नहीं है। इनके जो रिलेशंस है काफ़ी सीक्रेटिव रहते हैं, काफ़ी बार मैंने टूटते भी देखा है बहुत केसेस में। ऑल्सो दैट इनके पास एक्सट्रीम्स है सिर्फ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, या तो बहुत सारा पैसा है या तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वीनस केतु ऐसे काम करता है। अब कंजंक्शंस भी आगे हम इस वीडियो में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि वो अलग अलग हाउसेस में कैसे काम करता है, कैसे आपको अलग अलग हाउसेस में आपके रिजल्ट्स ला के देता है। बिफोर दैट, जैसा कि मैंने कहा कि आपका राहु फ्यूचर है, केतु आपका पास्ट है। सो अगर आपको एक माउंटेन चढ़ना है एंड आपको उस माउंटेन को मैं 100 किलो के लोड के साथ चढ़ने बोलूँ तो आप नहीं चढ़ पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल महसूस होगा। वहीं पर अगर वो लोड आपके लिए 10 किलो का हो या फिर ना भी हो, आपके लिए वो माउंटेन चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। दैट्स केतु एंड दैट्स केतुस कर्मा दैट यू हैव अक्यूमुलेटेड लाइफ बाय लाइफ। इसका क्या मतलब है, आप जब तक अपने पास्ट कर्म जो केतु ने रखे हुए हैं, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कर्म इस लाइफ में भी ट्रांसफ़र होते हैं, एंड आपके जो पास्ट लाइफ के कर्म जब तक आप उसको क्लियर नहीं करने वाले, चाहे राहु कितने ही राजयोग बना रहा हो, आपके कितने ही राजयोग अलग प्लैनेट से फलित हो रहे हों, आपके अलग अलग 11 सेकंड लॉर्ड से कनेक्ट हो रहे हों, आपको ज़्यादा वो फलित नहीं होने वाला। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि वो फलित ही नहीं होता है, क्योंकि आपने अपना पास्ट ही क्लियर नहीं किया है। आपने अपने पास्ट लाइफ के जो बोझ हैं, पास्ट लाइफ के जो भी आपके कर्म हैं, वही आपने क्लियर नहीं किया है। आपको इस जन्म में आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि आप अपना बिना पास्ट क्लियर किए आप अपने आगे के गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। केतु इन फर्स्ट हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ईगोइस्टिक बनाता है। मैंने देखा है कि ये लोग एक तो इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं। इनका जो भी सोशल सर्कल है काफ़ी लिमिटेड रहता है, एंड ये एक ऐसी पोजीशन है कि या तो आप इसमें मंत्र सिद्धि में बहुत ऊंचे जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, साधना में, तंत्र में बहुत ऊपर जा सकते हैं, या फिर ये आपको खुद से ही नफरत करवा देगा। मैंने फर्स्ट हाउस केतु वाले लोगों को सबसे ज़्यादा देखा है
कि ये खुद से ही सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, सेटिस्फेक्शन आपको देगा नहीं। केतु डिटैचमेंट का कारक है, आपको खुद से ही, अपने आप से, अपने मन से ही आपको नफरत होने लगेगी दैट व्हाट एम आई डूइंग इन दिस लाइफ। आपको इतना ज़्यादा आपके सोल पर्पस के लिए, आपको जब तक अगर अपना सोल पर्पस नहीं पता है, एक अच्छा गाइडर, एक गुरु आपको नहीं मिला है। केतु फर्स्ट हाउस थोड़ी ट्रिकी प्लेसमेंट है। बाकी फर्स्ट हाउस में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि अगर आपके पीछे से कोई जा रहा हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन जा रहा है, जैसे कि आपके सिर के पीछे भी एक पेयर ऑफ आइज है। सेकंड थिंग, यहाँ पर मैरिज में थोड़ा फ्रिक्शन दिखता है, एज राहु 7th हाउस में है। अगर यहाँ पर जुपिटर भी आ जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस आउट हो जाती हैं, क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में दिग्बली हो जाता है। एंड जुपिटर और केतु, गुरु और उसके स्टूडेंट का एक साथ मिलान फर्स्ट हाउस में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप बार बार अपने आप को इनिशिएट करते हैं कि आपको साधना को समझना है, अलग अलग स्पिरिचुअलिटी के रंग्स को समझना है, अपने आप को समझना है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट हाउस मंगल का है। यहाँ पर नेचुरली जो है आपको बहुत बार मैंने ऐसा देखा एंगर इश्यूज देगा, बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर काफ़ी बार मैंने देखा है ये लोग कन्फ्यूज़न के स्टेट में रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो आपका सिर है, वो आप खुद हो, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका अपीरियंस है। यहाँ पर जब केतु आएगा तो वो उन सारी चीज़ों से काटेगा, उन सारी चीज़ों से डिटैच करेगा। इसका सीधा मतलब ये है दैट कहीं ना कहीं आपके मन को अफेक्ट करता है, आपके चंद्रमा को अफेक्ट करता है। एंड इन लोगों को कांस्टेंट माइग्रेन्स होना बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। आइज इशू भी काफ़ी बार देता है अगर वीनस या सन से कनेक्ट हो रहा हो तो। ये लोग अगर किसी स्टोर में जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि एक शर्ट लेनी है, 2 शर्ट लेनी है, किस कलर की लेनी है, किस प्राइस रेंज में लेनी है। सो ये थोड़ा ट्रिकी प्लेसमेंट है इनके लिए। पर अगर यहाँ पर आपने इस केतु को कंट्रोल कर लिया ना, केतु आपको हर चीज़ ला के दे सकता है। फर्स्ट हाउस में राहु केतु, क्योंकि ये केंद्र के घर हैं, और यहाँ पर अगर आपका जुपिटर और मून चार्ट में अच्छा हो गया, ये किसी राजयोग से कम नहीं है, ये किसी धन योग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सट्रीम प्लैनेट्स हैं ना, ये शैडो प्लैनेट्स हैं, ये बैक एंड में जाके काम करते हैं आपके लाइफ में, आपके लाइफ को पूरी 360 टर्न अराउंड कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आपने इस केतु को कंट्रोल कर लिया फर्स्ट हाउस के, आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा आपने जो ओवर थिंकिंग है, जो आपको खुद से ही डिटैचमेंट हो रहा है, आपको खुद से लग रहा है दैट हु एम आई, वाई एम आई, मेरा सोल पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपने एक बार शिफ्ट कर ली ना अपने लाइफ का फोकस, एक बार अपने मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया, एक बार थोड़ा अपने एनर्जी के लिए आपने माइंडफुल होना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। बहुत बड़े बड़े लेवल के चार्ट्स में मैंने देखा है, इनफैक्ट ऐसे चार्ट्स में मैंने देखा है कि जो कि फॉरेंसिक में बहुत डीप जाकर रिसर्च कर चुके हैं, काफ़ी ऊपर के लेवल पे आपको लेके जाता है ये। एंड काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं एंड बुरे पॉइंट्स इसमें थोड़े कम हैं। एज ए प्लेसमेंट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे काल में हैं जहाँ पर हर कोई साधना नहीं करता, हर कोई मंत्र जाप नहीं करता, हर कोई स्पिरिचुअलिटी या फिर किसी भी तरह के, हर कोई अपने धर्म को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करता। तो इस वजह से फर्स्ट हाउस केतु वालों को बहुत बार मैंने देखा है कि एक ना एक स्टेज ऑफ लाइफ में वो लोग स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे, पूजा पाठ में आ जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी और कल्ट ये सारी चीज़ों में आ जाएंगे। ये मैंने बहुत सारे साइकिक लोगों के भी चार्ट में देखा है। तो ये एक काफ़ी अच्छी पोजीशन है इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल इट, एंड काफ़ी अच्छी पोजीशन है अगर आप इंट्यूशनल वर्क्स में हैं या फिर ऐसे वर्क्स में हैं जहाँ पर आपका काम सिर्फ एक कंक्लूजन देना है इस बेसिस पे कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इंट्यूशन उसके बारे में क्या सोचती है। क्योंकि केतु जो है ना वो लॉजिक में ज़्यादा काम नहीं करता है, उसको खुद, क्योंकि उसके पास सिर नहीं है, उसको खुद ही ज़्यादा चीज़ों में दिमाग लगाना लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि वो अपने अंदर ही इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, सेल्फ इन्वेस्टेड रहता है, सेल्फ सेंटर्ड रहता है। उनको समझ नहीं आता दैट वाई वुड समवन बी वेरी इंटरेस्टेड इन द लॉजिक, कि आपको किसी भी कंक्लूजन के लिए लॉजिक क्यों चाहिए। वन मोर थिंग दैट केतु जो है के सोल को डायरेक्ट टच करता है। केतु आपके अंदर से आपको आंसर्स निकाल के देता है, क्योंकि उसके पास खुद के पास सिर नहीं है, और जितनी भी चीज़ें आप आंखें बंद करके रियलाइज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें आप आंखें बंद करके महसूस कर सकते हैं, वो केतु है, वो आपका इंट्यूशन है, वो आपके अंदर की साइकिक पावर है।
केतु इन सेकंड हाउस, ये लोग अपने फूड पे, अपनी स्पीच पे कंट्रोल नहीं रख पाते। इन लोगों की स्पीच काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाती है एंड अगर यहाँ पर कोई और मेलेफिक एक्सपेक्ट आ रहा है तो और ज़्यादा या फिर बहुत ही ज़्यादा कड़वा वाक्य बोलना, कड़वा वाक्य आसपास के लोगों को महसूस कराना केतु सेकंड हाउस में देता है। सेकंड हाउस में ये लोग अपना खाना बहुत कम कर देते हैं कि एक टाइम खाएंगे, दैट दे विल हैव अ मील। बहुत माइंडफुल तरीके से खाते हैं, मैंने देखा है। या फिर अगर नहीं खाते तो आपको सिखा देगा कि कैसे माइंडफुल होके और कम चीज़ों में अपने बॉडी को कैसे अच्छे से सस्टेन करना है। मैंने बहुत सारे केतु सेकंड हाउस वालों को देखा है एंड रेकमेंड भी किया है दैट आप भले दिन में 2 टाइम खाइए पर आप अच्छी चीज़ें खाइए एंड बाकी के टाइम पे आप स्नैक्स लीजिए, बाकी के टाइम पे आप कुछ हल्का खाइए। ये चीज़ आपको अपने सेकंड हाउस को बैलेंस करके रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है एंड आपके वर्ड्स को भी बहुत बैलेंस रखने में मदद करता है। सेकंड हाउस केतु वालों को पित्त की समस्या बहुत रहती है क्योंकि केतु एक फायरी प्लैनेट है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके टंग में छाले हो जाना, आपको टॉन्सिल्स हो जाना, ये सारी चीज़ें केतु सेकंड हाउस में दे देगा। केतु अगर सेकंड हाउस में है और अगर आप कैश फ्लो से अटैच्ड हैं, आपको ज़्यादा पैसा नहीं देगा ये। जब तक ये चीज़ें छुड़वाएगा नहीं तब तक ये आगे देगा नहीं। केतु की सीधी सी फिलॉसफी है। काफ़ी लोगों का ये कंसर्न रहता है दैट मनी इज सच थिंग कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कलयुग में, आप उससे डिटैच कैसे हो सकते हैं। मैं कंसल्टेशन में भी ये चीज़ बोलता हूँ केतु सेकंड हाउस वालों को, आपको पैसे को भगवान नहीं बनाना है, आपको पैसे को एक वैल्यू एक्सचेंज की तरह देखना है एंड सी कि आप कैसे उससे एक डिटैच काइंड ऑफ फिलॉसफी में रह सकते हैं। ये चीज़ आपको सेकंड हाउस केतु में बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। बहुत चांसेस होते हैं कि सेकंड हाउस केतु में यू आर द ओनली अर्नर इन योर होल फैमिली, क्योंकि आपका जो ऋण है वो आपके परिवार से, आपके कुटुंब से जाके जुड़ चुका है। तो अब आपका जो ऋण आप जब तक चुकाओगे नहीं, आपको केतु यहाँ पर पैसा नहीं देगा, क्योंकि आपको अपने हॉस्पिटल्स के बिल पे करने हैं, आपके नॉर्मल बिल्स पे करने हैं, राशन भरना है, सारी चीज़ें हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि केतु सेकंड हाउस वाला अकेला होता है अपने घर में कमाने वाला एंड इसी चीज़ के लिए इनको ये ऋण चुकाना भी होता है। पास्ट लाइफ से ये कैरी करते हैं इस ऋण को। लव्ड वंस का, अपने कुटुंब का ध्यान नहीं रखेंगे, उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसमें वो मदद आप नहीं करेंगे, आपको ये एक हद तक ही पैसा देगा, उसके बाद ज़्यादा पैसा नहीं देता है ये। सेकंड हाउस का केतु आपके वाक सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। जिस भी राशि में केतु बैठा है उस राशि के लॉर्ड की मेच्योरिटी एज अगर आ जाती है, केतु काफ़ी पैसा देने के लायक है एंड काफ़ी पैसा आपको देता है। इन लोगों को मैंने देखा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इनको डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा रहता है। या तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मिलेगी या तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी, या तो फिर आप बीच में ही रह जाएंगे एंड आपको कोर्ट कचहरी में ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की ही चीज़ें ले जाएंगे। इनिशियल पार्ट ऑफ द लाइफ में ये लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको अपने आप को ग्रो करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सिखाना पड़ता है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, पीएफ क्या होता है, आपके ईटीएफ्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतनी आपको यहाँ पर केतु मदद करता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर डिस्प्यूट मैंने कहा काफ़ी बार देखा है। केतु इन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस केतु डेबिलिटेटेड माना जाता है, नीच का माना जाता है। मैंने थर्ड हाउस केतु वालों को इतने सारे रिसोर्सेज के साथ देखा है, इतने सारे स्किल्स के साथ देखा है। ये लोग मास्टर होते हैं एक से ज़्यादा स्किल्स के। एक से ज़्यादा स्किल जल्दी से जल्दी सीखना है ना, किसी केतु थर्ड हाउस वाले के पास चले जाइए, वो जिस तरह से आपको सिखा सकता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा एलीट और फास्ट लर्नर्स हैं। इनको पता है कि कैसे जो चीज़ 10 साल में आपने सीखी है उसको 1 साल में, 6 महीने में कैसे और जल्दी तरीके और अच्छे तरीके से सीखना है। लोग सीखने में बहुत अच्छे होते हैं पर एक समय के बाद ये लोग उस चीज़ से बोर हो जाते हैं, क्योंकि केतु है डिटैच करेगा। तो मैं इनको हमेशा बोलता हूँ दैट अलग अलग और छोटे छोटे कोर्सेज लेते रहिए, चाहे वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट को हो या फिर वहाँ जिस राशि में केतु बैठा है उससे रिलेटेड हो। अगर ये जेमिनाई में है आप पोइट्री लिखिए, अगर ये मार्स की राशि में है तो आप वर्कआउट करिए, टेक्वांडो सीखिए, आप अपनी एनर्जी को ऐसे सोर्सेस में लगाइए जो आपको रिचार्ज करे वापस से, जो आपको किसी ना किसी तरह से कुछ सिखाए, क्योंकि का जो 7th एस्पेक्ट है वो 9th हाउस में जा रहा है। 9th हाउस गुरु का है, वहाँ पर आपके मॉरल्स, एथिक्स, आपकी जो सीखने की चीज़ें हैं, हायर एजुकेशन आपकी 9th हाउस से देखी जाती है। इसलिए केतु थर्ड हाउस वालों को हर छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, छोटे स्किल्स सीखते रहने चाहिए। ये काफ़ी बार आपको अपने टीथ में भी इश्यूज दे देता है ऑल्सो, कि ये ओवर थिंकिंग का बहुत अच्छा
एग्जाम्पल है, क्योंकि राहु 9वें घर में है, मरण कारक स्थान में है। राहु 9वें घर में सीधा ये बोलता है कि आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव द ट्रेडिशनल पाथ्स दैट इज़ क्रिएटेड, जो भी स्पेशली आपके धर्म के रिलेटेड है। यहाँ पर धर्म के जो भी रूल्स हैं वो लोग बिना सोचे समझे, जब तक आप केतु थर्ड हाउस वालों को ये नहीं बताएंगे पर्टिकुलर रिचुअल का लॉजिक क्या है, ये उस चीज़ पे हमेशा क्वेश्चन करेंगे एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस रिचुअल को करे भी ना। इसीलिए ये लोग लॉजिक बहुत मानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि काली ज़बान जो है ना, काली ज़बान इनकी हो जाती है। इसीलिए मैं इनको बोलता हूँ कि सिर्फ आप अच्छा बोलिए। एंड ये केतु फर्स्ट हाउस में मैं बताना भूल गया दैट ये लोग अपने आप के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा बोलते हैं, जबकि केतु सबसे जल्दी मैनिफेस्ट कर सकता है पूरे 9 प्लैनेट्स में से। केतु एंड मून बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें, पर फर्स्ट हाउस में ये लोग खुद को ही इतना बुरा बोलते हैं, खुद के लिए ही इतनी सेल्फ हेट्रेड इन्होंने रखी होती है। मैनिफेस्टेशन तो दूर, ये लोग खुद से प्यार भी नहीं कर पाते, अपने आप को शीशे में भी ढंग से नहीं देख पाते। गेटिंग बैक एट द केतु थर्ड हाउस, काफ़ी बार आपके फादर को भी थोड़े हेल्थ इश्यूज देता है। लॉन्ग ट्रेवल्स आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। लॉन्ग ट्रेवल्स आपको भाग्य में काफ़ी मदद करते हैं। केतु इन फोर्थ हाउस, नाउ ये नेचुरली मून केतु का कंजंक्शन बन गया। मून केतु या फिर केतु फोर्थ हाउस में आपका जो मदरलैंड है आपके काम नहीं आने वाला। जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ से बाहर ही आपकी सक्सेस लिखी हुई है। आप अगर ये सोचेंगे दैट अपने घर में रह के मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लूँगा, लाखों करोड़ों रुपए कमा लूँगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दीजिए। केतु फोर्थ हाउस में ना आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा आप अपने होमलैंड से अटैच रहेंगे, मदर से अटैच रहेंगे, आपको उतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में चीज़ें सफ़र करनी पड़ेंगी। एज़ मैंने बहुत बार देखा है कि 5-6 चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इनकम सोर्सेज में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, तंत्र हो, ये सारी चीज़ों में एक साथ सारी चीज़ों को चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक साथ नहीं हो सकती। आपको स्टेप बाय स्टेप आपने एक चीज़ ठीक करी, दूसरी चीज़ ठीक करी, तीसरी चीज़ ठीक करी, ऐसे आपको आगे बढ़ना है। आपको एक साथ सारी चीज़ें नहीं करनी है। ऑल्सो इनके घर में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि या तो वास्तु का दोष होगा, या तो सेकेंड थिंग कि ये लोग ऐसे घर में रहते होंगे कि आपको लगेगा इस घर को कोई क्यों ही लेगा। ऐसे घर खरीदते हैं, ऐसे घर किराए में लेते हैं ये लोग कि आपको लगेगा कि इस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं बनता कि इतना अलग सा और अजीब सा घर कोई कैसे ले सकता है, कैसे इस घर में रह सकता है। तो एक एबनॉर्मल चीज़ें होना, या फिर अगर सब कुछ सही भी है तो वहाँ की एनर्जी सही नहीं होगी। ये केतु फोर्थ हाउस का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट है। ऑल्सो ये लोग अनसेटिस्फाइड रहते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, क्योंकि ये चंद्रमा का नेचुरल घर है एंड चंद्रमा आपके फूड का भी कारक है। ये लोग को समझ नहीं आता है कि किस चीज़ को खाने से इनको इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी, किस चीज़ को खाने से, एक टर्म होता है कि सोल फूड मेरा क्या है, ये इनको नहीं पता। किस चीज़ को खाने से इनको मेंटली सेशिएटेड लगेगा। पेट किसी भी चीज़ को खा के भर सकते हैं, सिर्फ फ्रूट खा सकते हैं, सिर्फ रोटी या फिर चावल, या सिर्फ एक कोई सा भी सब्जी आप खा के पेट अपना भर सकते हैं। पर आपका मेन जो सेटिस्फैक्शन है वो मन से आता है, वो आपके चंद्रमा से आता है। और जब केतु चौथे घर में है ना, इन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। ये किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये मेन्यू खोल के देखेंगे, सिर्फ 10 मिनट तक मेन्यू ही देखेंगे। इनको समझ नहीं आता क्या ऑर्डर करना है, किस चीज़ से मेरे अंदर को, मेरे सोल को सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दैट ये चीज़ खा के ओके आई विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई सोल। फोर्थ हाउस का केतु आपको बहुत सेंसिटिव रिलेशनशिप विद योर मदर देता है। या तो वो आप मदर की हेल्थ में हो सकता है, या तो आपके मदर के मेंटल हेल्थ में हो सकता है, या फिर आपके मदर के साथ इमोशनल रिलेशंस में हो सकता है, या फिर जिस राशि में ये है उस राशि के कारक तत्वों को कनेक्ट करके देखिए, उससे हो सकता है। फोर्थ हाउस क्योंकि सोसाइटल मासेस का भी है, यहाँ पर ये लोग काफ़ी बार एंटी सोशल, आइसोलेटेड, या फिर घर से बाहर ना निकलना, कमरे से बाहर ना निकलना, ये बहुत बार ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। क्योंकि फोर्थ हाउस मासेस का है, ये लोग उस चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं रहते दैट दे हैव टू गो आउट, दे हैव टू सोशलाइज। इनका सोशल सर्कल बहुत छोटा रहता है। बहुत ज़्यादा इनको किसी के साथ ये लोग फ्रेंड्स नहीं रखते, बहुत ज़्यादा इनको सोशलाइज करने का मन नहीं करता। ये लोग आपको बहुत कम ही अपने घर के, अपने कमरे के बाहर दिखेंगे। जब तक वाईफाई बंद नहीं हो जाता है, ये वही लोग हैं जो लोग कमरे के बाहर नहीं आने वाले। बेसिकली इनको ये लगता है दैट बिना किसी मतलब के, बिना किसी पर्पस के ये लोग किसी के सामने आना पसंद नहीं करते, चाहे वो इनके घर वाले ही क्यों ना हो, चाहे वो
इनके पार्टनर ही क्यों ना हो, इनके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। एंड सबसे ज़्यादा इनको अकेले रहने में मज़ा आता है, अकेले रहने में इनको पीस मिलता है। ये लोग अपने ट्रू सेल्फ को अकेले में रह के डिस्कवर कर पाते हैं। था उसके थ्रू यहाँ पर ना आपको डिसीज़न लेना पड़ता है। डिसीज़न इस चीज़ का कि या तो आप अपने रिलेशनशिप को, अपने क्रिएटिविटी को, अपने पूर्व पुण्य को, आपके मंत्र जाप को, आपके फादर को, आपके जो गेन्स हैं, आपका जो 11th हाउस, आपके बड़े भाई, आपका जो सोशल सर्कल है, उसमें आपको डिसीजन लेना होता है दैट यू हैव टू चूज़ द वन। पहले यहाँ पर अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। 5th हाउस में केतु आपको मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी देता है। कोई भी मंत्र, कोई भी स्रोत, चालीसा आप करना स्टार्ट करेंगे, सबसे जल्दी आपको 5th हाउस केतु या 5th हाउस राहु वालों को आप देखेंगे कि मंत्र सिद्धि सबसे जल्दी होती है। यहाँ पर आपके फादर को सोसाइटी से दिक्कतें या फिर आपके फादर को गवर्नमेंट से दिक्कतें, ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। इनके जो फादर हैं उनको एंगर इश्यूज़ बहुत हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा शांत हैं या तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, किसी को ढंग से जवाब भी नहीं देते, किसी से ढंग से बात भी नहीं करते। बात करें रिलेशनशिप की तो आपको मिनिमम ये 2 से 3 तो आपको धोखे खिलवाएगा ही खिलवाएगा रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रोमांस का घर है, क्रिएटिविटी का घर है। यहाँ पर तू जब बैठा है आपको उस चीज़ से काटेगा। आपको ये समझना होगा कि आपकी इंट्यूशन ने आपको पहले से बता रखा था कि ये इंसान सही है या नहीं है। आपने अपनी इंट्यूशन को पीछे करके उस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, जिसकी वजह से आपने फिर धोखा खाया। ये एक अलग सा ही पैटर्न है, मैंने बहुत बार अपने कंसल्टेशन में देखा है। इतने सारे केतु 5th हाउस वाले मेरे पास आते हैं एंड दे वर लाइक कि सर मेरे को पहले से ही पता था, मेरी इंट्यूशन कुछ तो था जिससे मेरे को पता चलेगा कि नहीं, ही इज़ नॉट द राइट गाय और ही इज़ नॉट द राइट गर्ल, पर फिर भी मैं आगे बढ़ा एंड मैंने धोखा खाया। एंड मिनिमम ऑफ 2 या 3 रिलेशनशिप जिसमें ये लोग धोखा खाते हैं, तब उनमें केतु मिलता ही मिलता है। इनिशियल जो आपका स्टडी है, इनिशियल जो आपकी एजुकेशन है 10th-12th तक, उसमें भी एक ना एक बार या तो ये दिक्कत देगा, या तो आपकी बैक लग जाएगी, या तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, या फिर किसी भी तरह से अड़चन 5th हाउस का केतु आपको देता है। मंत्र सिद्धि यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है। आगे चल के लाइफ में इन लोगों को अपने बच्चों से भी डिटैच होना पड़ता है। एंड प्रेगनेंसी में भी, अगर ये मेल का चार्ट है, प्रेगनेंसी में फीमेल को थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पर बात करें आपके पुराने डेट की, जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, वो आपके लव रिलेशनशिप, आपके फादर के बच्चे, आपकी इनिशियल एजुकेशन में जो भी टीचर्स आपको मिलते हैं आपके स्कूल में, उनसे है। जब तक आप इन चीज़ों का कर्जा नहीं चुकाएंगे, आपको 11th हाउस में राहु कितना भी आप ट्राई कर लीजिए, एक लिमिटेड टाइम तक ही, एक लिमिटेड सोर्स का ही आपको गेन दे पाएगा। इन चीज़ों में आपको सफ़र करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको इसका डिस्पोजिटर, अगर इसका जो लॉर्ड है था, उसका लॉर्ड जहाँ पर केतु बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड अच्छा है, तो इंडिकेट करता है कि आपके जो कर्म है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और इस चीज़ को अगर आप धीरे धीरे कर्म, अपने जो पिछले कर्म है उसको काट लेते हैं, काफ़ी जल्दी आप इसमें अच्छे से गेन कर सकते हैं। 2 इन 6th हाउस, ये बहुत टिपिकल कॉम्बिनेशन है। इसको भी फॉरेन में जाके सेटल होना है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रॉड ट्रैवल, हम यहाँ पर सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। एज इन लोगों को ये लगता है कि इन लोगों को मासेस के लिए, सोशल सर्कल के लिए, या फिर लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। इनको ऐसा लगता है कि दे हैव टू डू समथिंग वेरी गुड, इनको अपनी एक छाप छोड़ के जानी है सोसाइटी में, या फिर लोगों के लिए कुछ ना कुछ इनके अंदर से आता है दैट दे हैव टू डू समथिंग। ये लोग अपने ही शत्रुओं में, रोग में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, दूसरे को देखने का टाइम ही नहीं मिलता है इनको। बहुत बार ऐसा देखा है मैंने कि वो लिवर रिलेटेड इश्यूज़ दे सकता है आपको, आपके थाइस में इश्यूज़ दे सकता है। छठे घर का केतु आपको पर ना, आपको आपके मामा पक्ष से ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। या तो आपके मामा पक्ष से होंगी, मैटरनल फैमिली से, या फिर आपके पैटर्नल फैमिली से होंगी, आपके जो भी फादर के रिलेटिव्स हैं उनसे। मैंने देखा है कि या तो फादर या तो मदर, दोनों में से किसी एक के रिलेटिव से इनको कोई ना कोई दिक्कत। यहाँ पर और मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो किसी तरह की हरासमेंट, किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाना, किसी तरह की लड़ाई झगड़ा, या फिर एक बार किसी चीज़ पे लड़ाई हो गई एंड उसके बाद ज़िंदगी भर उन्होंने बात नहीं करी, ऐसी सारी चीज़ें सफ़र करते हैं। दिस इज़ द प्लेसमेंट जिसमें यू आर द चेन ब्रेकर। फैमिली में बहुत टाइम से ऐसा चल रहा होता है, जितने भी इनके फैमिली के मेम्बर्स हैं, किसी ना किसी को एक चीज़ से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू होता है। एंड अगर आपका ये प्लेसमेंट है, ये समझ जाइए
कि आपको ये प्लेसमेंट, ये एक्सेस इसीलिए मिला है कि यू आर द कर्स ब्रेकर हियर। आपको वो चीज़ें उठानी है। जितने भी लोगों को अलग अलग तरह के डिजीजेस है, स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर्स में, ये जो चलती आ रही जनरेशन से, आपको उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये एक्सेस दिया गया है। इसलिए आप देखेंगे कि इन लोगों की ज़िंदगी, अगर केतु के साथ और काफ़ी सारे प्लैनेट्स यहाँ पर हैं कंजंक्शन में, या फिर इसके आगे काफ़ी प्लैनेट्स हैं, इन लोगों की ज़िंदगी ना सिर्फ और सिर्फ इनके फैमिली के दुश्मनों को ख़त्म करने में, फैमिली के डिजीज़ को ख़त्म करने में, अपनी एक अंदर की लड़ाई ख़त्म करने में ही निकल जाती है। इनको हेयर रिलेटेड इश्यूज़ होना, हेयर फॉल होना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है केतु 6th हाउस में। ये आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखता है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए काफ़ी अच्छा एक प्लेसमेंट है। अगर दशा अंतर्दशा समय पर चल गई, जब आपको जाना है, या फिर अगर आपको जानना है कि आपकी दशा या अंतर्दशा कब चल सकती है, आपको कब फॉरेन जाना चाहिए, मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम में डीएम करके। दशा अंतर्दशा अगर चल गई, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, पर फॉरेन जाने के बाद भी थोड़ा परेशान रखेगा। उसके बावजूद आपको एक बार अगर आप सेटल हो गए, भी सक्सेस आपको ये देता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक। पर जितना आपको ये मटेरियलिस्टिक सक्सेस देता है, उतना मैंने देखा है कि जितना ज़्यादा इन लोग आगे बढ़ते हैं, उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल इन द प्रोसेस होते जाते हैं। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ मैरिज, 7th हाउस केतु। 7th हाउस में आपका पर्सपेक्टिव ये है दैट केतु तो यहाँ आपको 2 से 3 मैरिजेस देगा, या तो आपको डाइवोर्स देगा, या तो फिर आपको सन्यासी बना के छोड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर केतु डुअल साइंस में बैठा है, जैसे कि जेमिनी, सजिटेरियस, स्पाइसिस, इसमें चांसेस रहते हैं दैट आपके मैरिजेस में अफ्लिक्शंस आएँ। एक से ज़्यादा मैरिजेस के भी चांसेस रहते हैं, और बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि केतु आपका इंटरेस्ट पूरी तरह से रिलेशनशिप में, और पूरी तरह से आपके बिजनेस में भी, स्पेशली अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से आपको देखना है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म कर देता है। 7th हाउस वो पर्सपेक्टिव है कि आपको जो सोसाइटी है वो कैसे आपको परसीव करती है, कैसे सोसाइटी आपको देखती है। तो सोसाइटी आपको एज ए वेरी डिटैच पर्सन देखती है। एंड 7th हाउस में का हो चुका है, दे हैव सीन इनफ इन देयर इनिशियल लाइफ। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने इनिशियल लाइफ में ऐसी देख रखी होती हैं, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे वो उनके रिसोर्सेज से रिलेटेड हो। इनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है, एंड इसके वजह से ये लोग इनिशियल पार्ट में तो स्ट्रगल करते हैं, पर आगे चल के ये लोग अगर धोखे के शिकार ना हो, क्योंकि 7वें घर का केतु सीधी सी बात है कि आपको उतना अच्छा रिजल्ट लाके नहीं देने वाला है अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद द पार्टनरशिप बिजनेस, आई डू नॉट रिकमेंड दैट। ये ना उन लोगों की प्लेसमेंट है जो आपको देखने को मिलेगा कि 2-3 महीने के लिए गायब हो जाएंगे। 2-3 महीने में अपने आप पे इतना काम करेंगे, इतनी स्किल सीखेंगे, या फिर एक ही स्किल पे इतना काम करेंगे ये लोग दैट दे बिकम द मास्टर। अगर आप किसी 10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी उसके सामने ले आएंगे, को भी ये बंदा बीट कर देगा। उस लेवल की मास्टरी ये लोग 2-3 महीने में कर लेते हैं। एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में किसी धोखे के बाद होता है, एंड मेजरली रिलेशनशिप के धोखे के बाद होता है। बट आपकी शादी हुई, या फिर आपका कोई एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया, डाइवर्स हो गया, उसके बाद आपका जो स्वरूप बाहर आया, दैट वाज अ होल डिफरेंट पर्सनैलिटी। बहुत ज़्यादा गेन उस रिलेशनशिप को छोड़ने के बाद मिलता है। बहुत ज़्यादा इन लोगों को मटेरियल सक्सेस रिलेशनशिप को, मैरिज को छोड़ने के बाद, डाइवोर्स के बाद मिलता है। वन थिंग आई फॉरगॉट इन 6th हाउस केतु, कि इन लोग का जो डेली लाइफ है वो कभी भी एक स्ट्रक्चर में ये लोग नहीं चल सकते। एक स्ट्रक्चर में अगर आप बोलेंगे 6th हाउस केतु वाले को चलने के लिए, वो नहीं चल पाएगा। एंड उनके लिए ऐसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं, एंड दे वर्क लाइक दैट। दुनिया अगर सुबह जाग रही है, रात को सो रही है, तो उनके लिए वो चीज़ काम नहीं करती। वो लोग रात को काम करते हैं, आइसोलेशन में, या फिर बहुत ज़्यादा शांति में इनको काम करना पसंद होता है। 7th हाउस में भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि इन लोग का जो डेली लाइफ है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। ये आपको बैलेंस बनाने में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, कि इतनी सडन चीज़ें आपको दे देगा यहाँ पर कि एक चीज़ से आप बाहर निकले नहीं, दूसरी चीज़ आपकी लाइफ में आ गई। ये 7th हाउस के केतु का एक बहुत प्रोमिनेंट ट्रेट है। अच्छी चीज़ ये है कि आपकी मैरिज यहाँ पर चल सकती है। बहुत लोगों की मैंने देखी कि वीनस केतु इन 7th हाउस, उनकी मैरिज बिना फ्रिक्शन की चल रही है।
क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस है ना, बैलेंस का एब्सेंस है, क्योंकि ये नेचुरल लिब्रा का घर है, तो बैलेंस का एब्सेंस है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग ऐसे पार्टनर से शादी कर लेते हैं दैट ब्रिंग्स बैलेंस इन देयर लाइफ, है ना। तो वो बैलेंस, वो ऐसा एक पार्टनर अगर आप ढूंढ लेते हैं जो कि ओवरली ऑब्सेस्ड नहीं है आपसे, तो ये रिलेशन बहुत अच्छा काम करता है। लॉन्ग डिस्टेंस भी। केतु इन 8th हाउस ना, यहाँ पर अपने ही घर में आ चुका है, इसकी को लॉर्डशिप यहाँ पर है। इसके वजह से बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है दैट 8वें घर की केतु वाले लोगों को इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। ऑल्सो इनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। सैटर्न केतु का कंजंक्शन होना 8th हाउस में, या फिर कहीं से भी यहाँ पर अगर स्कॉर्पियो की राशि है, या फिर यहाँ पर फायरी साइंस अगर हैं केतु के, तो ये काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ा देता है। एंगर इश्यूज भी बहुत देता है इसमें, क्योंकि केतु वैसे ही एक फायरी प्लैनेट है और उसमें फायरी साइंस के अंदर ही और ज़्यादा जलना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर इन लोगों को ट्रेडिंग जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बात करें कि अगर साधना के बल पे ये लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इनकी जो सिद्धि है, इनकी सिद्धि इनको नॉर्मल गॉड से उतनी ज़्यादा कनेक्टेड अपनी एनर्जी नहीं लगती। इनकी एनर्जी इनको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड लगती है उग्र देवताओं से, जैसे कि भैरव बाबा, महाकाली, पंचमुखी हनुमान जी, बगलामुखी माता। ऐसे देवताओं से इनको कनेक्ट ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि ये लोग उन चीज़ों की सिद्धि पुराने जन्म से करके आए हैं। 8वां घर आपके फिजिकल बॉडी का मरण स्थान है, वहाँ पर फिजिकल बॉडी मर जाती है, इसीलिए इन लोगों की सिद्धि जो है ना इन चीज़ों में है। और आप देखना जितना जल्दी ये लोग इन चीज़ों में जाएंगे, इनका वैसे ही ध्यान उन चीज़ों में चला जाता है, पर जितनी जल्दी ये जाएंगे उतनी ज़्यादा लाइफ में तरक्की ये लोग करते हैं। ये लोग नॉर्मल अगर पूजा पाठ करेंगे तो इनको रिजल्ट्स मिलते हैं, पर उतने ज़्यादा कनेक्टेड और अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ये लोग उतने ज़्यादा कनेक्ट फील नहीं करते देवताओं से, क्योंकि इनकी सिद्धि ही उग्र देवताओं में है। यहाँ पर ये लोग अंडर द टेबल कमाना, हिडन सोर्सेस से कमाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। पर अगर यहाँ पर मार्स का एक्सपेक्ट आ गया, अगर यहाँ पर केतु और मार्स का कंजंक्शन बन रहा है, इनको अपने भाई से बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलता है। एंड 8th हाउस में एक चीज़ देखिए कि ऑब्सेशन मैंने इन लोगों के अंदर देखी है कि अगर एक तरफ ये लोग लग गए, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो किसी तंत्र विद्या को सीखना हो, एस्ट्रोलॉजी को सीखना हो, एक बार अगर ये लोग लग गए तो इस लेवल के आइसोलेशन पे चले जाएंगे कि वो लोग डायरेक्ट एक ऑब्सेशन वो क्रिएट करते हैं कि अब बनना है तो बेस्ट बनना। 2-4 चीज़ें पढ़ के या ओवरऑल ऊपर ऊपर से ही ये लोग देख के हट जाएंगे, नहीं, दे डोंट डू दैट। कि अगर आपको केतु 8th हाउस वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मान के चलिए कि वो आपको पूरे डेप्थ के साथ आगे और क्वेश्चंस पूछने वाला है। वो लोग एक चीज़ में कभी सेटिस्फाई नहीं रहते, 2-3 चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करेंगे। 8th हाउस में इन लोग का सीक्रेसी मेंटेन करना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैसे ही नेचुरल स्कॉर्पियो का घर है, और यहाँ पर इन लोग जितना ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करके रखते हैं, इनकी लाइफ में चीज़ें उतनी ज़्यादा बिना डिले के और अलाइन होके चलती हैं। जहाँ इन्होंने एक भी चीज़ अपनी रिवील की, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग की चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, डिले होना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को एक भी चीज़ बता दी तो वो होगी ही नहीं, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है। इसीलिए इन लोगों को सीक्रेसी एज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ लेके चलनी पड़ती है। इसमें आपका जो डेट है, पास्ट लाइफ का डेट, इस एक्सेस में बेसिकली ये है दैट आप जितनी ज़्यादा अपनी पुरानी साधनाओं को छोड़ के आए हैं, उस साधना को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो साधना का भी है। एंड जितना ज़्यादा आप साधना करते जाएंगे अपने जीवन में, उतनी चीज़ें अचीव करते जाएंगे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के मुकाबले हो, चाहे वो वहाँ पर आपके लाइफ एस्पेक्ट जो कि मटेरियलिस्टिक है उसके हो। ऑल्सो यहाँ पर जो आपका पास्ट लाइफ डेट है ना, वो आपके एंसेस्टर्स से भी जुड़ा हुआ है। इन लोगों के चार्ट में 10th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। एंड रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स भी मैंने बहुत नोटिस किए हैं इस एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पर आपको पित्त दोष होने का भी काफ़ी ज़्यादा एक चांस रहता है। तो इसीलिए जब भी पित्त पक्ष आता है, मैं इन लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ दैट आप अपने पित्तों के लिए दान कीजिए, पूजा करवाइए, पिंड दान करिए, या फिर किसी भी तरह से आप खाना बना के उनको उनके दिवस पे चढ़ाइए। केतु इन 9th हाउस ना, यहाँ पर 9th हाउस में केतु आपके फादर को बहुत स्पिरिचुअल बनाता है, एंड फादर के साथ एक सेंसिटिव रिलेशनशिप आपको देता है। ऑल्सो ये लोग ऐसे हैं जो लोग रेगुलरली या तो अपने देवता चेंज करते रहेंगे, या फिर रेगुलरली इनको कुछ एक नई चीज़ चाहिए होती है इन
टर्म्स ऑफ मंथ जाप 170 कर लिया, हनुमान चालीसा कर लिया, उसके बाद काल भैरव अष्टक पे चले जाएंगे, उसके बाद और किसी चीज़ पे चले जाएंगे, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन लोगों को अच्छी नहीं होती है। आई ऑल्सो रिकमेंड कि यहाँ पर आप एक देवता के साथ रहिए, अपने इष्ट देवता की पूजा कीजिए एंड साथ में आगे बढ़िए साधना के मार्ग में। पर ये लोग अपने ही धर्म पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। दैट इज़ द थिंग विद केतु 9th हाउस। यहाँ पर क्या है, आपका सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप एक अलग तरह का होता है। या तो सिबलिंग्स आपके बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, या तो सिबलिंग्स ही आपकी सारी चीज़ें ले जाएंगे एंड एक तरफा वो बंटवारा होगा। इसीलिए 9th हाउस में केतु का जो एक्सिस है वहाँ पर थोड़े से आपके पास्ट लाइफ के कर्म आपके फादर से जुड़े हुए हैं, आपके धर्म से जुड़े हुए हैं, आपके वैल्यूज़ से जुड़े हुए हैं। ऑल्दो क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का भी मूल त्रिकोण है, इसीलिए ये ज़्यादा चीज़ें बैगेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है अगर यहाँ पर कंजंक्शन ज़्यादा नहीं बन रहे तो। ये वैसे ही नेचुरल काफ़ी अच्छा एक एक्सेस है इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक गेंस। यहाँ पर आपको गुरु ढूंढने में दिक्कत होगी इनिशियली, क्योंकि ये गुरु का नेचुरल हाउस है, 9th हाउस है, और यहाँ पर आपने केतु को बिठाया है। उसका सीधा मतलब ये है कि आपको केतु एक साथ तो नहीं मिलाने वाला अपने गुरु से। या तो आपको इनिशियल पार्ट में बहुत ज़्यादा गुरु को मिलने में दिक्कत होगी, आपको अगर एक बार गुरु मिल भी गए उसके बाद भी आप उनके बिलीव्स पे डाउट करेंगे, उनके ऊपर डाउट करेंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि ये लोग अपने ही गुरु पे शक करने लग जाते हैं। इसीलिए 9th हाउस केतु वालों का एक माइंडसेट और एक करेक्ट सेट ऑफ फिलॉसफी के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके वैल्यूज़ का भी घर है। इनकी वैल्यूज़ दिन ब दिन और लाइफ के साथ चेंज होती जाती है। इनको ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ चलें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए इनके लिए किसी भी तरह का तामसिक भोजन बहुत ही ज़्यादा आई वुड से कि डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आपका जो खाना है उसके जस्ट बाद का हाउस है ये। 2nd हाउस आपके खाने का है, 8th हाउस आपके खाना जहाँ से निकलता है उसका है। 8th हाउस के बाद जब 9th हाउस में आपने केतु को इतनी लंबी यात्रा करके 9th हाउस में बिठाया है, उसका सीधा कर्म आपके खाने से जुड़ता है, आपके सिबलिंग से जुड़ता है एंड आपके फादर से जुड़ता है। केतु इन 10th हाउस ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्लेसमेंट मानी जाती है एंड मैंने देखी भी है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्लेसमेंट, क्योंकि ये लोग सेंसिटिव हो जाते हैं इनके प्रोफेशन को लेके। क्योंकि अगर किसी ने भी इनके प्रोफेशन के बारे में एक चीज़ भी बोल दी, ये लोग उस आदमी से बहुत ज़्यादा या तो ऑफेंड हो जाएंगे या तो उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे, जो कि इसके सोशल लाइफ को एंड इनके ओवरऑल पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा कभी कभार अफेक्ट कर देता है। इनको बेसिकली जस्ट ये समझ नहीं आता दैट किस चीज़ से इनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ कर्म, क्योंकि यहाँ पर केतु जितना सेंसिटिव प्लैनेट आके बैठ चुका है एंड इनको अपने होम लैंड से, अपने होम इन्वायरमेंट से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर इनकी भाग्योदय अपने घर से दूर भी लिखी हुई है, इनको छोड़ने में ही अपना घर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा इनको टाइम लगता है एंड ये चीज़ इनको काफ़ी टाइम तक अपने लाइफ में स्टक फील करवाती है एंड एक जगह रखती है। हालांकि ये काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है आपको अगर फॉरेन सेटलमेंट देखना है तो। ये बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में घुमाता भी है अगर 12th हाउस और 9th हाउस अच्छा है, पर आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि आप अपने कर्म को लेके बहुत ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव ना हो, अपने कर्म को लेके प्रोटेक्टिव रहें। पर यहाँ पर केतु ऐसा प्लेनेट है जो कि ऑलरेडी वॉर जीत चुका है ना। वो मार्स नहीं है कि उसको आर्मी कमांडर की तरह आपको कमांड्स देने पड़ेंगे, पर यहाँ पर केतु फ्लैग का कारक है एंड केतु आकाश की एनर्जी है ना। केतु माउंटेन के पीक को दर्शाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी मैं बोलता हूँ दैट आपको आकाश की एनर्जी सबसे अच्छे से आपको कनेक्ट करके रखनी चाहिए अपने से। उसको आप कैसे करके कनेक्ट करके रख सकते हैं? आकाश से आप सबसे अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं आकाश के नीचे रह के। या तो आप शाम के समय या सुबह सनराइज़ के समय आकाश को देखिए 10 से 15 मिनट, या फिर आप आकाश के नीचे रहिए। दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर केतु। या फिर आप फार्मिंग करना स्टार्ट कीजिए। फार्मिंग करना भी केतु की एक बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि केतु उन चीज़ों को दर्शाता है जिनमें इंट्यूशन अंदर से है। केतु आपके अंदर को दर्शाता है, इसीलिए ये लोग काम ही ऐसा करते हैं, क्योंकि अब ये 10th हाउस में है, काम ऐसा करते हैं जिसमें इनको पहले से बताना होगा कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट ओरिएंटेड लोग, रिजल्ट ओरिएंटेड काम मिलना केतु 10th हाउस में बहुत ज़्यादा मैंने ये चीज़ नोटिस करी है।
इसका डिस्पोजिटर अगर अच्छा होगा ये फेम देता है, काफ़ी अच्छे से फेम देता है, पर यहाँ पर 10th हाउस का स्ट्रांग होना या फिर 10th हाउस में एक और मेलेफिक प्लैनेट होना इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केतु एक शैडो प्लैनेट है। इसको आपके कर्म की ज़रूरत पड़ेगी, इसको दूसरे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, कोई भी प्लैनेट एक साथ अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको दूसरे प्लैनेट का साथ चाहिए, दूसरे कर्मों का साथ चाहिए। हर एक प्लैनेट अपना कर्म अपने साथ लेके आता है, इसीलिए केतु 10th हाउस में अकेला थोड़ा सेंसिटिव एंड कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर अगर इसके साथ कोई एक अदर प्लैनेट आ जाए, जैसे कि सूर्य आ जाए यहाँ पर, दिग्बली हो जाए, इसीलिए इसको किसी का साथ ज़रूरी है। क्योंकि अकेला केतु जो है ना, अकेला साधु की तरह है, उसको ज़्यादा दुनियादारी पता नहीं होती है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा दे के भूल जाएंगे, अपना मनी स्टक करवा लेंगे, धोखे खा लेंगे। इस चीज़ की वजह से इनको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर पेंडिंग कर्मा आपके कर्म से जुड़ चुके हैं, पेंडिंग कर्मा आपके आफ्टर मैरिज हैप्पीनेस से जुड़ चुके हैं। इनको आफ्टर मैरिज हैप्पीनेस उतनी अच्छी नहीं मिलती है, पर अगर बेनिफिट्स हैं और यहाँ पर, तो आफ्टर मैरिज इनको अच्छी मिलती है। यहाँ पर आपका जो पेंडिंग कर्म, जैसे मैंने बताया कि आपके होम इन्वायरमेंट से एंड आपके कर्म से है। जब तक आप अपने कर्म में थोड़ी सी भी कोताही करेंगे, थोड़ी सी भी अगर आपने अंडर द टेबल कमाने की कोशिश की या फिर कहीं पर करप्ट करने की कोशिश की, चाहे वो अपने मन से ही क्यों ना हो, क्योंकि केतु आपके अंदर का कारक है, राहु आपके बाहर की चीज़ों का कारक है। इसीलिए आपने अगर अपने मन में भी लाया कि थोड़ा सा भी आपको ऊपर नीचे करना है, रिकॉर्ड्स में हो गया, किसी भी चीज़ में हो गया, ये लोग तुरंत इनको धोखा मिलता है, तुरंत इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी लाइफ में। इसीलिए मैं इनको बोलता हूँ कि अपने कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल रहिए, अपने कर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक डिसिप्लिन में रहिए, तब जाके केतु 10th हाउस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आके दे सकता है। केतु इन 11th हाउस, 11th हाउस का केतु आपको बहुत बार मैंने देखा है कि किड्स में दिक्कत देगा, ऑल्सो आपके फ्रेंड सर्कल में आपको धोखा दिलाएगा। धोखा फाइनेंशियली हो सकता है, धोखा इन चीज़ों में हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स ने आपको यूज़ करने की कोशिश की एंड बाद में आपको ये पता चला कि आई गॉट यूज्ड। इसीलिए इन लोगों को फ्रेंड सर्कल बनाने में एक टाइम के बाद, एक स्टेज ऑफ लाइफ के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इनके ज़्यादा फ्रेंड्स बचते नहीं हैं। एंड ये पैसों के मामले में अच्छा है, पर यहाँ पर आपको कोई भी ख्वाहिश आपकी है वो तब पूरी होगी जब आप उसकी पूरी उम्मीद छोड़ चुके होंगे, क्योंकि केतु काटेगा, केतु आपको अलग करेगा। एंड ये गेंस का हाउस है, राहु का हाउस है। जब तक आप अपने जितने भी आपकी ख्वाहिशें हैं उनको छोड़ेंगे नहीं पूरी तरह से कि अब नहीं भी मिले तो चलेगा, तब जाके आपको चीज़ें मिलनी स्टार्ट होंगी जीवन में। इनका सबसे बड़ा कंसर्न ही यही रहता है, स्पेशली मेरे कंसल्टेशंस में, कि सर मैं कोई भी चीज़ चाहता हूँ, या तो मैं उसको खुद से बर्बाद कर देता हूँ या तो फिर मेरे को मिलती ही नहीं है। ये केतु 11th हाउस में बहुत प्रोमिनेंटली आपको लोग बोलते हुए मिलेंगे। इसीलिए ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि आपको अगर अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, उसके 2 ही रास्ते हैं। या तो आप अपने केतु के डिस्पोजिटर को देख लीजिए, डिस्पोजिटर अच्छा है ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, डिस्पोजिटर अच्छा नहीं है रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पूरा पुण्य 5th हाउस से, अपने फेम से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने राहु से वो चीज़ें निकाल के लाएं, ताकि वो आपको अपने गेन्स, आपके जितने भी ख्वाहिशें हैं उसको कंप्लीट करके दे। अपने फ्रेंड सर्कल के प्रति बहुत माइंडफुल रहिए, या तो ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहिए जिनको आप बहुत टाइम से जानते हैं, या फिर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इनमें धोखा बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे पहले आपको बताया, मिलता है इन लोगों को। अगर ये लोग रिसोर्सेज की तरह से काम करने की इच्छा रखते हैं, उसका क्या मतलब है, अगर ये लोग अपने नेटवर्क से कमाने की कोशिश करते हैं, बहुत बार अफ्लिक्शन की वजह से क्या होता है, इनको गेन की जगह इनको और लॉस हो जाता है, अपने पॉकेट से इनको पैसे लगाने पड़ जाते हैं। कि 2 लोगों में इन्होंने डील कर, वही दोनों लड़ लिए, उसके बाद तीसरा नाम आपका है, जिसकी वजह से आपको भी फंसना पड़ गया। हालांकि उसमें आपका कोई योगदान नहीं था, फिर भी आपको उसमें फंसना पड़ गया। इसीलिए ये चीज़ मैं इनको बोलता हूँ कि बहुत माइंडफुल होके रहिए, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको भी आप बहुत टाइम से नहीं जानते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। उनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं स्क्रीनशॉट रखिए, किसी भी तरह का बातचीत है, किसी भी तरह की डील आप कर रहे हैं, उसके सारे एविडेंस आपके पास होने चाहिए। राहु 5वें घर में ना आपके पूर्व पुण्य को दूषित भी करता है, जिसकी वजह से
आपके बच्चे भी हैं या फिर आपका जो फेम है ना वो बहुत बार इनके लिए घातक हो जाता है। इनका जो पेंडिंग कर्मा है, जैसे कि मैंने बोला कि इनके दोस्तों से जुड़ा हुआ है, इनके बड़े भाई से जुड़ा हुआ है। 11th हाउस बड़े भाई का भी होता है, बड़े सिबलिंग्स का भी होता है। इनके बड़े सिबलिंग्स से जुड़ा हुआ है, इनके गेन से जुड़ा हुआ है। जब तक ये लोग एक बड़े सोशल सर्कल के लिए कुछ कर नहीं देते या फिर सोशली लोगों के लिए कुछ नहीं कर नहीं देते, इट्स एज सिंपल एज कि एक प्याऊ लगाना, कहीं पर आपने एक ठंडे पानी का वाटर कूलर लगा दिया, कहीं पर किसी कुत्ते को कुछ खिला दिया, कहीं पर किसी एल्डरली को रोड क्रॉस करने में मदद कर दी। इस छोटे छोटे जो आपके कर्म बचे हुए पिछले लाइफ से, जितना आप इन चीज़ों को करेंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपके अफ्लिक्शन से हटते जाएंगे। आपके लाइफ में आपका उतना पूरा पुण्य बढ़ता जाएगा और आपका पास्ट लाइफ डेट कम होता जाएगा एंड आपके गेन्स आपको मिलते जाएंगे। इसमें एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी ये पहले से एक्सपेक्ट करके आपको नहीं सोचना है कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो इसके वजह से मेरे को ये रिजल्ट मिलना चाहिए। वैसी माइंडसेट के साथ करेंगे आपको कभी वहाँ पर केतु 11वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। जब तक आप अपनी होप नहीं छोड़ेंगे, केतु आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं कर देगा कि अब तो कुछ भी मेरा जो गेन्स है, जो भी मेरे लाभ हैं वो नहीं होने वाले, तब तक वो आपको वहाँ रिजल्ट ला के नहीं देने वाला है। केतु इन 12th हाउस का केतु वहाँ का कारक बताया गया है, मोक्ष का कारक बताया गया है। यहाँ पर ना ये लोग ऐसे बहुत बार कर्म में रहते हैं जहाँ पर इन लोगों को रिकवरी करनी होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकवरी करनी होती है इन टर्म्स ऑफ देयर लोन मनी। बहुत बार मैंने इनको देखा है कि ये लोग दूसरों के दुख से, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्विंग से पैसे कमाते हैं, क्योंकि 6th हाउस इनका आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। एज इनकी स्लीप हमेशा मैंने देखी है डिस्टर्ब रहती है, नाइट आउल रहते हैं ये लोग। इनको बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद रहता है, अकेले समय बिताना पसंद रहता है, ज़्यादा भीड़ इनको पसंद नहीं होती। जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर केतु 12th हाउस वाला आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऑल्सो अगर यहाँ पर राहु बिगड़ गया ना इनका, तो या तो इनकी लाइफ पूरी तरह से रोग ऋण ये सारी चीज़ों को लड़ने में चली जाती है, या फिर अगर इनकी दशा अच्छी आ गई तो मैंने देखा है कि बहुत सारा लोन था केतु की दशा में एंड जैसे ही इनकी महादशा स्टार्ट हुई वो लोन क्लियर होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका पास्ट लाइफ का कर्म अच्छा है ना, पेंडिंग कर्म अच्छे हैं, तो आपको ये चीज़ समझ आती है कि केतु की दशा आपकी अच्छी जाएगी। इसका इंडिकेशंस क्या रहता है? इंडिकेशंस इसके ये रहते हैं कि आप अपनी फैमिली को देखिए, क्योंकि आपने अपनी पास्ट लाइफ को नहीं देखा है पर आपने अपनी फैमिली को तो देखा है, फैमिली के पैटर्न्स को देखा है कि किसकी शादी चलती है, किसके घर में किस चीज़ की दिक्कत है। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप अपनी फैमिली को देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका सीधा मतलब ये है दैट आपके फैमिली में अगर लोगों को लोन से दिक्कत रही है, शत्रुओं से दिक्कत रही है, हमेशा कांस्टेंट डेली लाइफ से दिक्कत रही है, या फिर डेली लाइफ में आपके हेल्थ से दिक्कत रही है, तो यहाँ पर पेंडिंग कर्म आपके ज़्यादा रहते हैं। आपको अपने कर्म जल्दी से जल्दी ख़त्म करके अपने दान पुण्य को करके आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। और ये लोग ऐसे लोग हैं कि अगर एक बिस्किट भी किसी ने दे दिया ना, ये सोचते हैं कि मैं इसको कैसे पे बैक कर सकता हूँ। इनको ये लगता है कि आई कैन नॉट अफोर्ड अनदर लाइफ इन दिस मृत्यु लोक, इनको ऐसा लगता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा खुदगर्ज भी होते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं एंड साधना में बहुत ऊपर लेवल के लोग मैंने देखे हैं केतु 12th हाउस के। यहाँ 6th हाउस जब आप अपना बैलेंस कर लेंगे ना, 6th हाउस बैलेंस करने के बाद आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा केतु। एंड ये एक्सेस बहुत अच्छा है फॉर समवन जिसको बहुत ज़्यादा दुनियादारी पता नहीं है एंड बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपनी साधना, वो खुद एंड उनका मोक्ष का जो अचीवमेंट है उसके बीच में कोई भी आएगा, ये लोग उस चीज़ को दूर कर देते हैं। चाहे वो उनके भाई हो, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनके माँ बाप ही क्यों ना हो। बहुत बार मैंने देखा है बहुत ज़्यादा डिटैच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि ये लोग सोसाइटी से भी दूर रहना पसंद करते हैं। वो लोग आपने देखे हैं जो लोग किसी नदी के किनारे या फिर किसी आश्रम में जाके अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ बिताते हैं। ये केतु 12th हाउस वालों का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट है। ये था केतु इन ऑल 12 हाउसेस। आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, आपको कंसल्टेशन लेनी हो, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं आपकी किसी भी तरह की क्वेरी हो। एंड आपके केतु के साथ कितने प्लैनेट्स हैं और आपका केतु किस हाउस में है, डेफिनेटली यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स।
थैंक यू सो मच आपका इतने सपोर्ट के लिए, इतने समय तक पूरी वीडियो को देखने के लिए, पूरी वीडियो को समझने के लिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी सेल्फिश होकर सीखेंगे कि सिर्फ अपना एक हाउस देख लिया, अपनी प्लेसमेंट देख ली और चले गए, उसमें आपके कर्म इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब आप एस्ट्रोलॉजी सबके लिए देखते हैं ना, पूरी तरह से पूरी वीडियो को देखते हैं, सारे के सारे लोगों की प्लेसमेंट देखते हैं, तब आपका 8th हाउस बैलेंस होता है। एंड अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं, तब भी आप एस्ट्रोलॉजी अगर सिर्फ सुनते भी हैं, जानते भी हैं, उसके बारे में सीखते भी हैं, तो आपका 8th हाउस बैलेंस हो जाएगा। 8th हाउस जो कि आपके फिजिकल बॉडी का मरण है, वो चीज़ उतनी बड़ी चीज़, उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बैलेंस हो जाएगी। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, क्या 8th हाउस बैलेंस हो जाने का मतलब ये है कि सडन चीज़ें नहीं होंगी? नहीं, सडन चीज़ें होंगी, क्योंकि वो 8th हाउस उसी चीज़ का कारक है। पर सडन चीज़ें दूसरे रिजल्ट्स में बदल जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि सडन चीज़ें जो पहले बुरी होती थी, एज अपने उस चीज़ों को बैलेंस कर लिया एस्ट्रोलॉजी सीख के, 8th हाउस के कार्यों को करके, अब वो सडन चीज़ें अच्छी सडन चीज़ों में बदल जाएंगी। आपके साथ अच्छे चीज़ें होने चालू हो जाएंगी जो कि सडनली हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लिसनिंग टू मी। एंड आपके सपोर्ट के लिए यूट्यूब में भी, इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक में भी, इतनी जगह आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल।